नमस्कार, मुंबई के परेल इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। शो की शुरुआत हम करेंगे उत्तर प्रदेश की खबर के साथ, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें क्योंकि नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, इसलिए देश भर के अलग अलग जगहों पर आप देख सकते हैं कि तरह तरह की तैयारियां की गई हैं इस त्यौहार को मनाने के लिए। मुंबई सहित महाराष्ट्र में भी जो नवरात्रि का त्यौहार है उसे मनाया जा रहा है। सरकार की ओर से कई SOPs, कई गाइडलाइंस दिए गए हैं, उसी का पालन करते हुए इस पूरे त्यौहार को मनाया जा रहा है। बहरहाल शो की शुरुआत हम उत्तर प्रदेश की खबर के साथ करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनावों से कुछ महीने पहले ही कांग्रेस ने वहां पर अब शंखनाद कर दिया है। उनकी ओर से अब कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। आज वाराणसी में पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी का व्यस्त कार्यक्रम रहा। उनके रोड शो में समर्थकों और कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आया। इससे पहले प्रियंका ने रैली को संबोधित किया और मंदिरों में माथा भी टेका। यह करवट लेती कांग्रेस का शंखनाद है, जिसमें सिर्फ मंत्रोच्चार ही नहीं बल्कि मुस्लिम संप्रदाय की प्रार्थना और सिख धर्म का उद्घोष भी रहा। इसी के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चुनावी ताल ठोक दी। वो वाराणसी की 6 विधानसभा सीटों से गुजरी, बाबा विश्वनाथ और दुर्गा कुंड में दर्शन किए और फिर मंच में इस अंदाज में अपने भाषण की शुरुआत की। नवरात्रि के दौरान आयोजित इस रैली में प्रियंका ने मोदी सरकार पर निशाना साधने में देर नहीं की। निजीकरण से लेकर महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाए। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का जिक्र कर जनता के दर्द को मंच से उठाने की कोशिश की। प्रदेश का हर परिवार त्रस्त है, दुखी है। धान और गेहूं का दाम नहीं मिलता। 100 रुपए का पेट्रोल, 90 रुपए का डीजल, 1000 रुपए में रसोई का गैस। 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। बेरोजगारी चरम पे है। जहां जहां जाओ बेरोजगार युवा मिलते हैं। प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी की घटना में आरोपी आशीष मिश्रा के मंत्री पिता के इस्तीफे की मांग की। सोनभद्र के उम्भा कांड, उन्नाव कांड और हाथरस कांड को उठाकर यूपी सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा और पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाए। किसी से नहीं डरते हैं हम। हमें जेल में डालिए, हमें मारिए, हमें कुछ भी कर लीजिए, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक वो गृह राज्य मंत्री आपका इस्तीफा नहीं देगा। तब तक हम लड़ते रहेंगे, हम हिलेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं। रैली के दौरान मैदान में कांग्रेस का सदस्यता फॉर्म भरने वालों की लाइन भी दिखाई दी। क्या प्रियंका की इस रैली में जुटी भीड़ यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में नई जान भरने का संकेत है? ये आने वाले कुछ दिनों में और साफ हो जाएगा। लखीमपुर खीरी घटना के बाद मैदान में डटी प्रियंका गांधी को इस रैली से लगता है ताकत जरूर मिली होगी। यही वजह है कि उन्होंने अंतिम दम तक लड़ाई लड़ने का वादा कर कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश भी की। अब उनकी इस कोशिश से कांग्रेस कितना खड़ी हो पाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के राजनीति में जमीन पर लेटी कांग्रेस करवट लेती जरूर नजर आई। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया। लखीमपुर खीरी में हुए किसानों की हत्या के विरोध में महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को बंद का ऐलान किया है। सत्ता में मौजूद शिवसेना, कांग्रेस और NCP ने इस बंद का समर्थन किया है। लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के विरोध में महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को बंद का ऐलान किया है। कैबिनेट की बैठक में किसानों की मृत्यु पर शोक जताते हुए राज्य सरकार ने ही बंद का ऐलान कर दिया। सत्ता में शामिल शिवसेना, कांग्रेस और NCP के नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर
इसका ऐलान किया। मैं महाराष्ट्र के 12 करोड़ जनता से निवेदन करता हूं कि वो किसानों का समर्थन करें। समर्थन का मतलब ये है कि आप सभी बंद में शामिल हों और एक दिन के लिए अपने कामकाज बंद रखें। सरकार ने बताया कि राज्य सरकार इस बंद का समर्थन करती है। कैबिनेट में शोक प्रस्ताव के बाद बंद का फैसला लिया गया। अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़ सभी चीजें बंद रहेंगी। एपीएमसी बाजार बंद रहेंगे और लोगों से भी बंद में शामिल होने की अपील की गई। तो वहीं बीजेपी ने इस मामले पर महाविकास आघाड़ी को ही घेरने की कोशिश की। महाराष्ट्र के किसानों पर बारिश, बाढ़ और सूखे का असर पड़ा है। उनके लिए कोई कदम नहीं उठाकर केवल उत्तर प्रदेश की घटना पर बात करना बताता है कि ये लोग अवसरवादी हैं। मुंबई सहित महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर इस तरह के पोस्टर्स तीनों पार्टियों की ओर से लगाए गए हैं, जिसमें लोगों को इस बंद में शामिल होने की अपील की गई है। जाहिर है कि महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों पार्टियां बीजेपी को घेरने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती हैं। लेकिन एक दूसरा सवाल ये भी है कि क्या इस बंद का असर पहले से ही परेशान आम आदमी की जेब पर नहीं पड़ेगा? मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कोयले की कमी और बिजली के संकट में आमने सामने हैं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार। कोयले की कमी और बिजली के संकट का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को झूठा साबित करने में जुट गई है। वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि बिजली संकट को बेवजह प्रचारित किया गया है। ये राज्य सरकारें, इतने सारे जो मुख्यमंत्री आपको लिख रहे हैं, ये हवा में नहीं लिख रहे हैं। अगर आपने इसको वक्त रहते ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ा क्राइसिस देश के स्तर पे मंडरा रहा है। और ये भी कहना चाहता हूं कि सरकारें सहयोग से चलती हैं। सरकारें इस चीज से नहीं चलती हैं कि राज्य सरकार अगर कहे कि क्राइसिस है तो आप बोलो कोई क्राइसिस नहीं है, बंद करो, बकवास कर रहे हो। इससे नहीं चलती हैं सरकारें। थोड़ा सहयोगवादी रवैया लेके चले केंद्र। स्थिति यह है कि दिल्ली में जितने पावर की आवश्यकता है उतनी पावर की आपूर्ति हो रही है और उतने पावर की आपूर्ति होती रहेगी। मैं पुनः रिपीट करता हूं, दिल्ली में जितना डिमांड है उतने पावर की आपूर्ति हो रही है, चाहे वो एनटीपीसी के स्टेशन से हो, डीवीसी के स्टेशन से हो और कहीं से हो। तो ये क्राइसिस है नहीं, क्राइसिस था नहीं, ये क्राइसिस अननेसेसरली बनाया गया। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।